हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लास 12 फिजिक्स। आज का क्लास हम लोग रखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट दो चैप्टर आपके 6-7 में चलते हैं। क्लास चैप्टर 6 और चैप्टर 7 के दो चैप्टर हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। इसमें आज का वीडियो हम रखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करवा के, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवा के, मैग्नेटिक फील्ड को परिवर्तित करवा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के फिनोमेनन को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमेनन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमेनन इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन बी इंड्यूस्ड या प्रोड्यूस्ड बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करवा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के फिनोमेनन को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप कभी देखे होंगे शादी के टाइम में जो जनरेटर आपके घर में आती है, उस जनरेटर में दो पार्ट होता है। एक पार्ट ऐसा होता है जिसमें डीजल हम लोग डालते हैं जिसको स्टार्ट करते हैं, तो वो तो हो गया एक मशीन जो सिर्फ देता है मैकेनिकल एनर्जी। जबकि बगल में एक हरा जैसा होता है, छोटा जैसा, वो है जनरेटर, जिसको बारिश में कवर करके रखता है, पेपर ऊपर से बंद करके रखता है, प्लास्टिक लगा देता है, वो जनरेटर है। जनरेटर को ये मशीन देता है मैकेनिकल एनर्जी और ये मैकेनिकल एनर्जी लेके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। तो एक्चुअली यहीं पर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके अंदर में एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रोटेट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कॉइल रोटेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार बार कटेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड होगी। तो ये तो अंदर की बात हो गई, ये आप एसी जनरेटर के वर्किंग में देखेंगे। बट हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करवा के। उस डिफरेंशन को हम लोग देखते हैं। आइए यहाँ से ऊपर से हम लोग चलते हैं। The method of production of electricity, the method of production of electricity by varying magnetic field, by varying magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करवा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के फिनोमेनन को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो ठीक है, आप कभी देखे होंगे जनरेटर में, अगर थोड़ा सा नीचे आके देखते हैं तो एक जनरेटर का कंस्ट्रक्शन है। इसमें ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल और साउथ के बीच में ये जो चरखुट वाला कॉइल आप देख रहे हैं, आर्मेचर कॉइल है। अब बीच में होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर अगर ये आर्मेचर कॉइल घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आर्मेचर कॉइल कंटिन्यू काटेगा, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होगा। अब इलेक्ट्रिसिटी अगर यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स अगर वेरी होगा तो स्लिप रिंग के थ्रू, ब्रश के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से बल्ब के थ्रू ले लेते हैं। तो यही चीज़ हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर। अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप देखे होंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे देखने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो या मैग्नेटिक फ्लक्स हो, बोथ डिनोटेड बाय फाई, दोनों डिनोट होता है फाई से। बट मैग्नेटिक फ्लक्स के बॉटम में बी से इशारा कर सकता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बॉटम में ई से इशारा कर सकता है। ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बी मैग्नेटिक फ्लक्स। अब क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स, हमको यहाँ पर देखना है मैग्नेटिक फ्लक्स। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, the total number of magnetic line of force can pass through that surface। किसी गिवन सरफेस से कुल कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर सकती है, किसी गिवन सरफेस से कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर सकता है, आर कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज डिफाइंड एज द, वंस अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू दैट सरफेस, कैन पास थ्रू दैट सरफेस कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स डिनोटेड बाय फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी फाई से डिनोट होता है, बट यहाँ पर थोड़ा इशारा कर रहा था फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स। बाद में हम लोग सीख लेंगे इसको। एसआई यूनिट होता है इसका बेवर, और सीजीएस यूनिट होता है मैक्सवेल। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट बेवर, सीजीएस यूनिट मैक्सवेल, दोनों में रिलेशन होता है 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 10⁻⁸ बेवर। अब इसी चीज को, फ्लक्स को हम आपको पिक्चर में दिखाते हैं क्या होता है। जैसे कंसीडर ए स्मॉल सरफेस ऑफ एरिया ए, एक मैंने कोई सरफेस लिया चरखुट वाला, इस पे कोई एरिया लिया ए। n इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। n को एक यूनिट वेक्टर है जो हमारे सरफेस पे है नॉर्मल, मतलब सरफेस पे परपेंडिकुलर। और b इज द मैग्नेटिक फील्ड, b इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन, माइंड द वर्ड, थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द सरफेस एंड मैग्नेटिक फील्ड। वंस अगेन थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द सरफेस एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा। अब यही पिक्चर को थोड़ा यहाँ दिखाते हैं। मेरा सरफेस, उस पे लिया गया एरिया, उस पे नॉर्मल परपेंडिकुलर है, ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड स्केलर के वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड 100% वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा, एक कंपोनेंट साइन का, एक कंपोनेंट कॉस का।
अब बार बार हमारे मुंह से सुने होंगे जिधर थीटा उधर कॉस, जिधर थीटा उधर कॉस। तो अगर ये थीटा है, बी और एन के बीच में एंगल थीटा है, तो ऊपर का कंपोनेंट हो गया बी कॉस थीटा, इधर का कंपोनेंट हो गया बी साइन थीटा। तो हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स जो निकालते हैं वो परपेंडिकुलर के सरफेस पे निकालते हैं, मैंने नॉर्मल निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब फाई थ्रू द सरफेस फाई इज इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारा क्या है बी कॉस थीटा और एरिया क्या है ए, तो फाई इज इक्वल टू बी कॉस थीटा इनटू ए। अब इसी को लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा बोलो या बी ए कॉस थीटा बोलो, और जब कॉस थीटा है तो दोनों वेक्टर के बीच में आ जाएगा डॉट। लेकिन डॉट में एक फैसिलिटी है, हम ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए लिखें दोनों बात हो जाएगी सेम, जबकि ये चीज क्रॉस में नहीं चलता है। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, जबकि ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है। तो आप ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए लिखो। तो फाइव इक्वल टू क्या होगा, फाइव इक्वल टू बी डॉट ए, और डॉट को हटा के बी ए कॉस थीटा। ये तो फॉर्मूला आपके मुंह में आ गई, फाइव इक्वल टू बी डॉट ए, फाइव इक्वल टू बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारा सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाए, थोड़ा ध्यान दीजिए, नॉर्मल तो परपेंडिकुलर था और ये था मैग्नेटिक फील्ड का लाइन और ये था थीटा, अगर मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर हो जाए तो थीटा जीरो हो जाएगी। नहीं समझ में आया, ये है नॉर्मल और ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में ये रहा थीटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर हो जाए तो दोनों के बीच में थीटा कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर सुनते के साथ ही थीटा हो जाता है जीरो, जबकि फील आता है परपेंडिकुलर में 90 डिग्री। जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो तो थीटा हो जाएगा जीरो, और जब थीटा जीरो हो गया तो बी ए कॉस जीरो, और कॉस जीरो का वैल्यू हो जाएगा 1 और हो जाएगा बी ए, जो कि हो जाएगा मैक्सिमम, फ्लक्स मैक्सिमम। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द सरफेस, अगर मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के अलोंग हो जाए तब तो थीटा पूरा हो जाएगा 90। ये नॉर्मल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है अपना। अगर मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर हो जाए तो थीटा जीरो, अब मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के अलोंग हो जाए तो हो जाएगा 90, तो अलोंग द सरफेस में थीटा हो जाएगी 90। फाइव इक्वल टू बी ए कॉस 90 करेंगे, कॉस 90 जीरो हो जाएगी, पूरा वैल्यू को कर देगा जीरो। तो फाइव इक्वल टू बी ए तो हम लोग मैक्सिमम में सुने थे। बी मैग्नेटिक फील्ड एसआई यूनिट टेस्ला, एरिया मीटर स्क्वायर, और टेस्ला मीटर स्क्वायर को ही हम लोग कहते हैं बेवर, बेवर बेवर एसआई यूनिट। और सीजीएस में अगर जाएं तो टेस्ला की जगह पे गॉस, मीटर स्क्वायर के सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज कॉल्ड मैक्सवेल सीजीएस यूनिट। तो बेवर इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैक्सवेल इज द सीजीएस यूनिट, और 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 10⁻8 वेबर होती है। अब फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, क्यों फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, सवाल आता है क्यों? जब भी कभी किसी दो डॉट के थ्रू अगर कोई वेक्टर बनता है तो होता है स्केलर। तो हम लोग देखे थे कि बी डॉट ए से फाइव बना, बी डॉट ए से फाइव बना, तो फाइव डॉट से बना, तो फाइव इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब फ्लक्स का डायमेंशन क्या होगा? तो डायमेंशन तो हम लिख नहीं सकते, आपको निकालना पड़ेगा m1 l2 t - 2 a - 1। बट ये आया कहां से? देखिए फाई इज इक्वल टू बी ए, फाई इज इक्वल टू बी ए, तो ए तो एरिया है, ए का आप एल स्क्वायर कर सकते हैं, बट बी का डायमेंशन आपको लाना होगा। तो बी का डायमेंशन लाने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला था मैग्नेटिज्म से, एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। डायमेंशन के लिए थीटा को हटा दीजिए, साइन थीटा को हटा दीजिए, तो एफ इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एफ बाई आई एल, एफ बाई आई एल। एफ का डायमेंशन मालूम था एम एल टी - 2, आई का ए, एल का एल, तो एल एल से कटा तो यहाँ क्या मिला m1 l0 t - 2 a - 1। अब इसको उठा के यहाँ पर रख देते हैं, तो जो l0 था l2 हो जाएगा, तो मिला जुला के डायमेंशन हो गया m1 l2 t - 2 a - 1। एक गॉस में 10⁻⁴ टेस्ला होता है। इसका यूज और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का यूज अगर हम दोनों देख लें तो रिलेशन हमारी आ जाएगी। तो अभी तक आप देखे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, फ्लक्स में परपेंडिकुलर का केस क्या है। लेकिन अब इधर आते हैं ईएमआई में, अगर हम आगे चलते हैं तो हमको मिलता है फैराडे एक्सपेरिमेंट। केमिस्ट्री में जो नाम आप फैराडे का सुने हैं वो है फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस का, और यहाँ पर जो फैराडे सुनेंगे वो है ईएमआई का। तो फैराडे जो लॉ दिए थे ईएमआई को लेके, वो दिए एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया। पहला एक्सपेरिमेंट क्या था? फैराडे सर ने लिया एक कॉइल, ओनली कॉइल, इसमें लगाया एक गैल्वेनोमीटर, और इस गौर करके देखे कॉइल में कुछ नहीं, ना कोई बैटरी है ना कोई सेल है, कॉइल और गैल्वेनोमीटर, बगल में रखा एक मैग्नेट। ये कॉइल है और ये मैग्नेट है। अगर कॉइल और मैग्नेट दोनों रेस्ट में था तो गैल्वेनोमीटर का नीडल डिफ्लेक्शन नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे इस मैग्नेट को कॉइल के अंदर में ले गया तो देखा ही डिफ्लेक्शन कर रहा है। जब बैक किया तो देखा बैक डिफ्लेक्शन है, तेजी से जब लेके गया देखा डिफ्लेक्शन थोड़ा तेज हो रही है, तेजी से खींचा तो देखा डिफ्लेक्शन फिर से तेज हो रही है बैक, दोनों को आगे पीछे किया तो देखा डिफ्लेक्शन हो रही है, अब दोनों को साथ साथ ऐसे किया तो डिफ्लेक्शन नहीं हो रही है। तो इतना जब करते करते बार बार वो देखा, फिर कभी मैग्नेट को रेस्ट में लाके कॉइल को आगे पीछे किया, देखा फिर डिफ्लेक्शन हो रही है। तो लास्ट में करते करते उनको क्या लगा कि जब भी कभी कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन हो रही है, रिलेटिव मोशन हो रही है, सापेक्षिक गति हो रही है, देन इंड्यूस्ड में प्रोड्यूसिंग द कॉइल।
whenever there is relative motion whenever there is relative motion between coil and magnet then गैल्वेनोमीटर shows deflection, तभी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रही है, पता तभी करंट आ रही है। इस चीज़ को सीखें तो दिमाग में आया और वो लॉ में कन्वर्ट किए, बट लॉ नीचे हम लोग लाने वाले। एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, एक लिए लकड़ी लंबा सा, इस पर दो कॉइल अरेंज किए, प्राइमरी और सेकेंडरी। दोनों कॉइल इंसुलेटेड था और दोनों कॉइल में कोई टचिंग भी नहीं था। प्राइमरी कॉइल में लगा दिए बैटरी स्विच के साथ और सेकेंडरी कॉइल में लगा दिए गैल्वेनोमीटर, जबकि दोनों कॉइल दूर दूर है, टच भी नहीं है, लकड़ी भी सूखा हुआ है, दोनों कॉइल इंसुलेटेड है। लेकिन स्विच ऑन किया प्राइमरी का, डिफ्लेक्शन शो किया सेकेंडरी का गैल्वेनोमीटर। ऑफ किया तो देखा डिफ्लेक्शन खत्म हो गई है, ऑन किया तो देखा फिर डिफ्लेक्शन हो रही है। ये चीज 2-4 बार किया। फिर बैटरी का पोलरिटी को चेंज किया, इधर प्लस था इधर माइनस था, तो अब इधर कर दिया प्लस इधर कर दिया माइनस, तो देखा डिफ्लेक्शन पहले के डिफ्लेक्शन के अपोजिट हो रही है। तो बार बार ये दोनों एक्सपेरिमेंट के चलते उनके दिमाग में बात आई, जिससे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का निर्माण हो गया। तो हमारा टॉपिक आ गया फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ EMI का निर्माण हो गया, सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस तो केमिस्ट्री में है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पहला लॉ आया, whenever there is magnetic flux linked with coil changes then induced EMF produced in the coil। थोड़ा ध्यान से सुनिए, अगर ये मेरा कॉइल है, ये मेरा मैग्नेट है, कॉइल को अंदर मैग्नेट को लेके गए, अभी बाहर निकाले, अंदर लेके गए बाहर निकाले, तो इससे इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है। जैसे जैसे अंदर गया इसका फ्लक्स बढ़ा, बाहर आया फ्लक्स घटा, फ्लक्स बढ़ा फ्लक्स घटा। अब एक्चुअली बात क्या है, दोनों के बीच में अगर दूरी घटेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, अब दूरी बढ़ेगा तो फ्लक्स घटेगा। तो हम कॉइल को आगे पीछे करें या मैग्नेट को आगे पीछे, इसका फ्लक्स चेंज करेगा, फ्लक्स कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो whenever there is magnetic flux linked with coil changes, अगर जब कभी भी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें आगे पीछे करके, then induced EMF produced in the coil, then induced EMF produced in the coil। और सेकंड लॉ में क्या बोला, the magnitude of induced EMF, ध्यान से, the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the coil। यानी कि फ्लक्स चेंज करने का रेट जितना ज्यादा होगा, माने जितना फास्ट करेंगे, फास्ट घुसाएं या फास्ट निकालेंगे, यानी काफी फास्ट अगर हम रेट फ्लक्स चेंज करें तो इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड भी उतना ही ज्यादा होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux। यानी कि अब इधर d फाई की जगह पे φ2 - φ1 t2 - 1 में लिख सकते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को k में रिप्लेस कर दो तो मोड ऑफ E इज इक्वल टू k d फाई बाई dt। SI यूनिट में k का वैल्यू होता है 1, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू d फाई बाई dt, या E लिखिए चाहे मोड ऑफ E लिखिए। इट इज फैराडे लॉ, इट इज फैराडे लॉ। तो फैराडे के दो लॉ आप सुने हैं। पहला लॉ था whenever there is magnetic flux linked with coil changes then induced EMF produced in the coil। और सेकंड लॉ था the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with it। लेकिन बैक टू बैक यहाँ पे एक लॉ आती है, फैराडे लॉ के बाद आती है लेंज लॉ। लेंज लॉ का कहना है कि जो इंड्यूस्ड EMF पैदा हुआ है, अभी जो इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड हुआ है, उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा कि वो अपने ही कारण का विरोध करेगा। फिर से लेंज लॉ का कहना है कि इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, ये अपने ही कारण का विरोध करेगा जिससे ये पैदा हुआ है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज सच दैट इट अपोजेस द काउज, कारण इट अपोजेस द काउज व्हिच प्रोड्यूस इट, जो इसको पैदा किया है। This law states that the direction of induced EMF is such that the direction of induced EMF is such that it opposes the cause which produce it। ये उसी का विरोध करेगा जिसने इसको पैदा किया है या जिसके द्वारा ये प्रोड्यूस हुआ है, और ये प्रोड्यूस हुआ है मोशन से, तो ये मोशन का ही करना चाहेगा विरोध। तो E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ये तो है फैराडे लॉ। E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ये तो है फैराडे लॉ। अब माइनस का यूज अगर हम कर दें तो हो जाएगा लेंज लॉ, और दोनों अगर एक साथ लिख दें तो हो जाएगा फैराडेज लेंज लॉ या फैराडे लेंज लॉ, फैराडे लेंज लॉ, या इसी को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं फैराडेज लॉ। तो E इज इक्वल टू -n डी फाई बाई डी टी, जहाँ n इज नथिंग नंबर ऑफ टर्न, जहाँ n है नंबर ऑफ टर्न। तो फैराडेज लॉ के लिए आ गया E इज इक्वल टू -n डी फाई बाई डी टी। n को हटाना है तो आप हटा दीजिए, अगर आपके कॉइल में एक टर्न है तो n को हटा दीजिए, अगर कॉइल का संख्या कुछ है तो n हम रखते हैं। तो ये था आपका फैराडे लॉ। इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा कि अपने ही कारण का करेगा विरोध जिसके द्वारा ये पैदा हुआ है। अब फैराडे लॉ लेंज लॉ के बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका कहना क्या है, देखिए इतना देर में आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा
कि अगर ये कॉइल है, ये गैल्वेनोमीटर है, मैग्नेट को आगे पीछे करने से डिफ्लेक्शन शो क्यों किया, कहाँ से करंट आया, करंट आया कहाँ से, जबकि ना तो कोई बैटरी है, ना तो कोई सेल है, ना तो BTPS CTPS से मैंने कोई तार लगाया, तो आखिर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो किया कहाँ से, करंट कहाँ से आया। तो ये टॉपिक आपको उसका जवाब देगा। यहाँ पर किया क्या गया है इसको देखते हैं। ये मैंने लिया कॉइल, इसमें लगाया है गैल्वेनोमीटर, ये लिया है मैग्नेट, इसका नॉर्थ पोल हमारे कॉइल को फेस कर रहा है। जैसे जैसे आप मैग्नेट को कॉइल के अंदर में लाएंगे, इसका फ्लक्स चेंज करेगा, मतलब इसका फ्लक्स बढ़ेगा, इसका फ्लक्स बढ़ेगा। अब फ्लक्स के चेंज होने से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा कि अपने ही कारण का विरोध करेगा। इसमें जो भी चेंज हो रही है इसका कारण है इस मैग्नेट का आना। अब ये इसको आने का विरोध करना चाहेगा, तो इसके आने का विरोध करने के लिए ये अपने ऊपर डेवलप कर लेगा नॉर्थ। अब नॉर्थ इसका और नॉर्थ इसका स्टार्ट रिपेल करना स्टार्ट करेगा, बट हम हैं कि रिपल्सन के खिलाफ उसको पुश करेंगे। तो जब रिपल्सन के खिलाफ पुश करेंगे तो हमें कुछ मैकेनिकल एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, और जब मैकेनिकल एनर्जी खर्च कर दिए तो कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। सो हमारा टॉपिक का नाम है लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लेंज लॉ तो आपको पता है, इट अपोजेस द काउज व्हिच प्रोड्यूस इट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आपको पता है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो यहाँ पर क्या था, जैसे इस मैग्नेट को हम अंदर में लाने का कोशिश किए, इसका फ्लक्स बढ़ा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आई, और इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने ही कारण का विरोध किया लेंस के मुताबिक। जब कारण का विरोध करने के लिए अगर इसके नीचे नॉर्थ है तो भी अपने ऊपर बना लिया नॉर्थ, अपने ऊपर ये कॉइल डेवलप कर लिया नॉर्थ। तो कॉइल का नॉर्थ और इस मैग्नेट का नॉर्थ दोनों रिपेल करना चालू किया, बट हम रिपल्सन के खिलाफ अंदर डाल रहे हैं, मतलब कुछ वर्क कर रहे हैं, मतलब मैकेनिकल एनर्जी खर्च कर रहे हैं। तो आपके द्वारा खर्च किया गया मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेम यही बात पीछे जाने में होती है। अगर हम इसको बाहर लेके जाते हैं मैग्नेट को, तो भी इसका फ्लक्स चेंज करता है, मतलब यहाँ घटता है, फ्लक्स घटा, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आया फ्लक्स चेंज करने से। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ कारण का विरोध करेगा, कारण हो रहा है इसका जाना। अब इसको जाने से रोकने के लिए डेवलप कर लेगा साउथ, ई साउथ और ई नॉर्थ, एक्चुअली अट्रैक्ट करना चालू किया, बट हम अट्रैक्शन के खिलाफ खींचेंगे। यहाँ रिपल्सन के खिलाफ चापें, यहाँ अट्रैक्शन के खिलाफ खींचेंगे। यहाँ रिपेल हो रहा था फिर भी हम चापें, यहाँ अट्रैक्ट हो रहा है फिर भी बाहर लेके जा रहे हैं। लेकिन दोनों केस में हमको मैकेनिकल एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, और हमारा वही मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। एक बोलता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये इसी का नाम है जनरेटर रूल। 9-10 से ये रूल आप पढ़ के आ रहे हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। राइट से करंट हमें मिलता है, लेफ्ट से करंट हम देते हैं। लेफ्ट में जब भी देख लीजिए, जैसे पंखा में, आपका फैन में करंट आप देते हो लेफ्ट हैंड, मोटर में करंट आप देते हो लेफ्ट हैंड, जबकि जनरेटर से करंट आप लेते हो राइट हैंड। तो जिस भी डिवाइस में करंट आप दोगे लगेगा लेफ्ट हैंड, और जिस भी डिवाइस से करंट आपको मिलेगा वो लगेगा राइट हैंड। तो जनरेटर में लगता है राइट हैंड, जबकि लेफ्ट हैंड हो चाहे राइट हैंड, दोनों में एक चीज कॉमन होती है, दोनों में फर्स्ट 3 फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, थंब दोनों में फोर्स है, थंब दोनों में फोर्स है, इंडेक्स फिंगर दोनों में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और सेंट्रल फिंगर जो है दोनों में करंट है। बट इससे करंट का देना, राइट से करंट का लेना, लेफ्ट से करंट का देना, जो आप देते हैं करंट, और राइट से करंट हम लोग लेते हैं। द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, थंब फोर्स दिखाता है, इंडेक्स फिंगर मतलब ये वाली फिंगर, आपकी फर्स्ट वाली फिंगर, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाती है, और सेंट्रल फिंगर इंड्यूस्ड करंट दिखाती है। राइट में तो करंट हम लोग पैदा करते हैं, जबकि लेफ्ट में करंट हम लोग देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मोशनल ईएमएफ, छोटा सा टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। नाम में ही दिखता है द ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल ड्यू टू देयर मोशन। जो ईएमएफ कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड में मोशन से पैदा हो, अगर किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करा दें तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाती है, कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल ड्यू टू देयर मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। जैसे यहाँ कटकुट देख लिए, मैंने लिया है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आप लोग पैरेलल देखें, बट ऐसे कट करके भी होता है। देख लो एक जैसा लग रहा है। इसमें रखा है मैंने कोई कॉइल, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, कॉइल का लेंथ है L। अगर ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। अब इसी कॉइल को पकड़ के हम खींच दिए बाहर, तो जैसे ही कॉइल को हम बाहर खींचे तो मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच में हुआ रिलेटिव मोशन, और रिलेटिव मोशन के थ्रू इसमें पैदा हो गया इंड्यूस्ड करंट, और इंड्यूस्ड करंट के थ्रू गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करके दिखाया। तो हम अगर वही ईएमएफ निकाल दें तो हो जाएगा मोशनल ईएमएफ, क्योंकि मोशन के कारण पैदा हुआ है। तो सबसे पहले अगर कॉइल को बाहर खींचे तो फ्लक्स क्या हुआ, बढ़ा कि घटा? घटा, क्योंकि बाहर गया। तो व्हेन कॉइल मूव्स अवे फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड
गैलोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, ठीक है। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज किया, कितना घटा, तो हमने निकालना डी फाई। सबसे पहले तो घटा है तो माइनस, और फाई के लिए शुरू से हम देख रहे हैं फाई इक्वल टू बी ए, फाई इक्वल टू बी ए, तो डी फाई इक्वल टू बी ए, तो माइनस को रखते हैं, बी को बी रखते हैं, और ए के जगह पे एल इंटू डी एक्स, क्योंकि क्या पूरा एरिया बाहर निकल गया, नहीं, L इंटू डी एक्स, लंबाई तो L निकला, चौड़ाई में हम निकालें सिर्फ डी एक्स, तो एरिया के जगह पे L इंटू डी एक्स, ये हो गया हमारा डी फाई। अब सीधे हम लोग कंसल्ट करते हैं फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाई डी टी, तो माइनस को छोड़ देते हैं, और डी फाई जैसे रखें माइनस बी एल डी एक्स, तो माइनस माइनस हो गई प्लस, तो बी एल डी एक्स ऊपर और डी टी नीचे, डी एक्स बाई डी टी क्या बना, भी, डी एक्स बाई डी टी क्या बना, भी, वेलोसिटी, तो फॉर्मूला हमारा हो गया E इज इक्वल टू बी एल भी, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में मिलेगा, एल लेंथ ऑफ द कॉइल, वी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर कॉइल का रेसिस्टेंस आर हो, कंडक्टर का रेसिस्टेंस आर हो, तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगी, तो इंड्यूस्ड करंट होगा I इज इक्वल टू वी बाई आर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपके मुंह में होगा I इज इक्वल टू वी बाई आर, तो V की जगह पे हम लोग लिखते हैं E, तो I इज इक्वल टू ई बाई आर, I इज इक्वल टू ई बाई आर, तो E की जगह पे क्या लिखेंगे, बी एल भी, तो बी एल भी बाई आर, इट इज योर इंड्यूस्ड करंट, ये इंड्यूस्ड EMF। तो इस वीडियो में हम लोग क्या कवर किए, EMI क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, वेबर मैक्सवेल दोनों में रिलेशन, फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या बोला, फैराडे के एक्सपेरिमेंट के थ्रू दोनों लॉ क्या बोला, लेंज लॉ क्या बोला, लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, मोशनल EMF, जबकि नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत आ जाने वाली है, वो है आपका सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन EMI का 50% पार्ट को कवर करता है, ये तो आप कवर किए, पूरे EMI का हमको लगता है 30% है या 25% होगा, लेकिन सेल्फ इंडक्शन इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाला है सेल्फ इंडक्शन। थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और नोट्स बनाने में आपका ये काम आ सकता है, और रिवीजन अगर एक दो बार कर लेंगे तो ये पार्ट आपकी अच्छी रहेगी। थैंक यू।